अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि बस ये सिर्फ एक डेढ़ दिन इलेक्शन से पहले की सुबह है। एक डेढ़ दिन कहाँ से, बस तकरीबन एक दिन, मतलब कैंपेन के आखिरी दिन। हाँ, कैंपेन के कैंपेन के आखिरी दिन कल भी टेक्निकली आखिरी दिन है, तो आज हम डेढ़ दिन पहले खड़े हैं। परसों तो इलेक्शन आ जाएगा, परसों इलेक्शन आ जाएगा। परसों इलेक्शन है नाजरीन। और मैं ये सोच रही थी कि कौन से लोग वोट नहीं देते, जो लोग वोट नहीं डालते वो कौन होते हैं? वो बेहिस होते हैं, सुस्त भी तो हो सकते हैं, सोने वाले हो सकते हैं, सो रहा होता है बंदा। 5 बजे तक कौन सोता है वैसे? भाई ओहो, आपको अंदाजा ही नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, कैटेगरीज में मैंने बड़ा सोच समझ के उसको डिवाइड किया है कि ये कौन से लोग होते हैं जो वोट नहीं डालते। एक तो आप लोगों ने बता दिया, काहिली सुस्ती के मारे, मतलब जवाइयाँ ले रहे होते हैं, जवाइयाँ सोने पे गुजार देते हैं वो छुट्टी। दूसरे होते हैं गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदाराना रवैया जिनका होता है लाइफ में। छोड़ो यार, क्या करना वोट डाल के, वो तो आएगा, वो आ रहा है, जो भी आ रहा है। हाँ, फिर है दूसरा होता है, एक मैंने बड़ी जबरदस्त एक कल सेइंग पढ़ी कि नॉट वोटिंग इज नॉट प्रोटेस्टिंग, इट इज सरेंडरिंग। आपने घुटने टेक दिए अपने हालात के आगे और आपने कह दिया कि जो होगा सो होगा, सानू की वो सानू की वाली वो हाँ, वो कहते, ये वो लोग हैं जो कहते हैं भाई जो है जैसा है ठीक है, चलने दो भाई, चल रहा है, चलता रहा है, ऐसा ही चलेगा, चलता रहेगा। फिर है आखिरी वो, और ये सबसे अहमियत मैं इसको दूंगी इस कैटेगरी को, ये वो लोग हैं जिनको इदराक नहीं है वोट की ताकत का, पता ही नहीं है उनको एहसास ही नहीं है कि उनका वोट कितना, पता ही नहीं है, उन्होंने पता ही नहीं कोई। तो ये वो लोग हैं जो वोट नहीं डालते। और आप किस कैटेगरी में हैं ज़ौक? मैं तो इंशाल्लाह अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों को निभाते हुए कोशिश करूंगा कि अपना वोट जरूर कास्ट करें। हम भी वोट डालने वालों में हैं, बिल्कुल वोट डालने वालों में। बिल्कुल, मैंने पहला वोट पिछले साल ही 2 सालों पिछले साल हाँ कास्ट किया मैंने अपना पहला वोट। 18 साल के हुए फिर आप? हाँ, मैं 18 का हुआ तब पहली दफा। 18 आप खिल गए, आप 18 साल के होकर। वाह वाह वाह। नहीं, लेकिन ये है कि मुझे उससे पहले वोट कास्ट नहीं किया था 2013 में, लेकिन 2018 में किया और आई वाज बिट सेटिस्फाइड। सेटिस्फेक्शन जरूर मिलती है कि आपने अपना वो हक जरूर इस्तेमाल किया। हाँ। आप उस दौड़ में, उस लड़ाई में जरूर शामिल हुए हैं, उस जिम्मेदारी में, बल्कि लड़ाई तो खैर उसको आप जिम्मेदारी मजबूरी कर लें कि उस जिम्मेदारी में जरूर शामिल। वोट डालना बेसिकली प्री रिक्विजिट है गिला करने का, बिल्कुल शिकवा करने का अपने हुक्मरानों से। अगर वोट नहीं डाल सकते तो फिर आपको, ये मैं बार बार कहती हूँ कि फिर आप तुसी गिला ना करो। तो कैंपेनिंग की आखिरी वैसे पानी नहीं आ रहा, हाँ, गिला मत करना। हाँ, बिल्कुल, अब वो जो वादा है, वो सारे जो दिल लुभाने वाले वादे हैं, उसकी आज आखिरी तारीख है और आज रात 12 बजे तक सारे वादे, सारे दावे, सारे पैगामात, सारी मुहिमजोइयाँ, सारे ख्वाब आपके सामने आ जाएंगे। आज रात को पैकेज खत्म हो जाएगा, आज रात को ये पैकेज खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद आपने फैसला करना है कि आपने किसको वोट देना है। रात 12 बजते ही इंतखाबी मुहिम का वक्त हो जाएगा ख़त्म। ऐसा ही है भाई। और मीटिंग जो सियासी हैं, जो भी जलसे चल रहे हैं, आप सब बशीरी मुहिम जो आप लॉन्च कर सकते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। एक दिन होगा बड़े मैच से पहले रेस्ट का, रेस्ट डे, प्लेयर सारे रेस्ट करें, तो नींद तो और फिर उसके बाद जो फाइनल मैच है उसके अंदर वो ताजा दम दस्ते के तौर पर शामिल। कैसी तकरीरें करते हैं ना हमारे भाई लीडर। ये वैसे एक लंबी बहस है कि तकरीर और वादे किस किस्म के किए गए हैं। हाँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोनों से कि अगर आप लोग इंतखाबात में मौका मिलता, या मौका भी हो सकता है, कैंडिडेट होते, तो अगर आप ये सोचें कि आपको ज्यादा बेहतर लगता है कि आप इंतखाबात जीतकर मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, तो आप लोग क्या मंशूर लेकर आते हैं? तकरीर शिफा की तकरीर पहले मैं जाऊँ या पहले आप जाएंगे? जैसे बोले हम तो। अच्छा, मैं लेडीज फर्स्ट जी। नाज़रीन, मेरा 1 मिनट है, मतलब 1 मिनट की तकरीर आपकी करनी है। नाज़रीन, उनको वो बताना है ना कि किस चीज पे मेरा फोकस हो। 1 मिनट, ब्रेकिंग न्यूज आई है, शिफा यूसुफजई जलसे से खिताब कर रही हैं। बिल्कुल जी, अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं और शिफा यूसुफजई इस वक्त जलसे से खिताब कर रही हैं। अवाम का जम्मे गफीर वहां पर मौजूद है, आइए सुनते हैं वो क्या। अवाम का जम्मे गफीर, अवाम से घुल मिल गई है ना। अवाम का जम्मे गफीर बैठा हुआ देख रहा है। मेरा फोकस हेल्थ पे होता, हेल्थ पे होता बिल्कुल, और भरपूर होता। और पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल, पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान की जितनी भी हमारी, तो आवाम जो है इधर बैठ जाए नाजरीन, बैठ जाए, बिरयानी कबाब वबाब सब मिलेगा। हम क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं, हम तिक्कों वाले हैं। तो हम तकरीर सही करें, माहौल बनाए, गरमाए माहौल। ओहो, वो तो आप गरमाएंगे ना, लेकिन मैं तो अपना फोकस बता रही हूँ कि हेल्थ। अच्छा, पाकिस्तान के आपको लगता है वाहिद जो बुनियादी सबसे पहले ठीक होना वाला मसला है वो हेल्थ है, बेसिक नेसेसिटी है। बहुत सारे इंटरव्यू नहीं है, तकरीर जलसा है, आवाम खड़ी भी देख रही है, तो बेसिक वो उसमें तालीम भी आ सकती है, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा क्या होगा? शिफा तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, शिफा तेरे जान निसार 2-4 2-4, शिफा तेरे जान निसार। देखें, आपके मुखालिफ ने नारा बना लिया है, वो आपके
ऑपोजिट इलेक्शन में आ रहे हैं अब आगे अवैस की बारी है ना, अब अवैस भी कुछ कहेंगे। कदम बढ़ाओ। आपके जो मुखालिफ पार्टी है उसने चूज कर लिया है कि वो हेल्थ कार्ड खेलेगी। अब मेरी तकरीर है। ये अच्छा था। हेल्थ कार्ड, मैं उनको क्रेडिट कार्ड दूंगा। अरे वाह, ठीक है, हेल्थ कार्ड से कुछ नहीं होना, क्रेडिट कार्ड दो लोगों को। बहरहाल तकरीर, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मुझे क्यों निकाला। मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान को मुझसे नवाज दो, फिर मैं आपको रोटी कपड़ा मकान दूंगा, क्योंकि हल सिर्फ अवैस मंगल वाला। अरे वाह वाह, ये है तमाम सियासी जमातों का मंशूर आपने कॉकटेल बनाया है। ये मजमुआ है सारी जमातों का, हमारे पास मजमुआ। तो अब ये भी बताएं ना आप लोगों को, आपने जैसे बताया कि किस किस्म के लोग होते हैं जो वोट नहीं डालते, वोट डालें क्यों, डालें तो बताएं आप अपनी इलेक्शन कैंपेन में। वोट डालें क्यों, किससे पहले एक और चीज बता दूं, अहम चीज वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वोटर्स के लिए हिदायत आ गई हैं और वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपायर्ड हो सकता है, एक्सपायर्ड माना जाएगा, लेकिन शनाख्ती कार्ड होना जरूरी है। मतलब आप कॉपी नहीं लेके जा सकते, आप सॉफ्ट कॉपी नहीं लेके जा सकते, वो मोबाइल पे दिखा दें आईडी कार्ड, ऐसा नहीं होगा। ओरिजिनल आपका कार्ड अगर जो है उसकी डेट एक्सपायर हो गई है, कोई मसला नहीं है, उस पर आप वोट डाल सकते हैं। शनाख्ती कार्ड के सिवा पासपोर्ट, बेफॉर्म या ड्राइविंग लाइसेंस ये काबिल कबूल नहीं होगा। और इसी तरह पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर अपना असल शनाख्ती कार्ड प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देगा। पोलिंग अफसर वोटर के दाएं अंगूठे पर वो जो रोशनाई होती है, अनमिट रोशनाई, उससे लाइन लगाई जाती है आपके अंगूठे के ऊपर। जी बिल्कुल, वो आपके ऊपर कायम, और वो वाकई नहीं पड़ती है भाई। अच्छा, अब आप क्या पूछ रहे थे, सवाल पे आ जाएं आप। अच्छा, सवाल तो ये है कि वोट क्यों डालना चाहिए। आप अपनी इस 24 करोड़ आवाम को बताएं कि मैं बताती हूँ। नाजरीन, हाजरीन, मेरे अजीज हमवतनों, वोट इसलिए डालना जरूरी है कि धांधली ना हो सके। धांधली के भी 4 तरीके लेके आए आज मैं भरपूर हूँ। एक आज तो बहुत तरीके लेके आई है भाई। लेकिन हम बताएंगे नाजरीन को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि धांधली कैसे रोकी जा सकती है। लेकिन उसके 4 बुनियादी जो तरीके हैं वो ये है कि डबल स्टैंपिंग होती है। एक ही आपने अपना वोट डाला और उसी के ऊपर दोबारा ठप्पा लगा दिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा आपका वोट। एक ये तरीका है धांधली का। हाँ, अगर आपने ऐसी जगह लगाया कि 2-3 निशानों पर वो आ रहा है तो भी वोट जाया हो जाएगा। डबल स्टैंपिंग से वोट आपका जाया हो जाएगा। दूसरी चीज के प्री पोल्ड जो बैलेट पेपर्स होते हैं, यानी कि प्री स्टैम्प्ड बैलेट पेपर्स, वो बाद में जो डब्बों में डाले जाते हैं, वो एक धांधली का तरीका है। तीसरी चीज वो होती है कि जब हमारे पास खवातीन पोलिंग बूथ में, ये मैंने देखा है कि बुजुर्ग खवातीन जब आती हैं, मिसाल के तौर पे कोई व्हील चेयर पे है या कोई बहुत ऐसी उम्र की खातून है कि जो खुद नहीं चीजें समझ सकती, तो उनके साथ लेडी स्टाफ जो है वो लग जाता है। वो कहते हैं मैं मदद करती हूँ मैडम आपकी, मैं आपको बताती हूँ। बस उधर तो फिर जो ठप्पा होता है वो आंटी को पता नहीं होता किसको लग रहा है, लेकिन लेडी स्टाफ अपनी मेरे ख्याल से आपके साथ कोई गेस्ट भी मौजूद हैं या जी, हम मौजूद है। एक जोक मुझे याद आया, वो एक बड़ा मशहूर है। जोक की तरफ से जोक को रोकें आ जाए। और फिर वो एक बुजुर्ग होते हैं, वो आके पूछते हैं इलेक्शन वाले दिन ना कि वो मेरी बेगम वोट डाल गई है, तो वो आगे से जो बैठा होता है वहां पे वो कहता है जी वो डाल गई है। कहता है यार ओहो इस बार भी वो पहले डाल के चली गई। कहता क्यों, आपकी बेगम है, आपकी घर में मुलाकात नहीं? कहते उसे तो मरे हुए अरसा हुआ है, वो तो सिर्फ वोट डालने आती है। बिल्कुल, ये ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। और आखिरी चीज वो होती है डिले। जितना लेट जाएंगे, लंबी कतारें लगी हैं, प्रोसेस मुश्किल हो जाएगा, तो फिर मामलात खराब हो जाएंगे नाजरीन आपके। अच्छा जी, ये तो इलेक्शन के हवाले से कुछ बातचीत थी, कुछ जरा स्पोर्ट्स के हवाले से बातचीत कर लें। आज बड़ा अहम दिन है, पीसीबी के नए सरबराह का तयन हो रहा है आज। और आज जिस शख्सियत का इम्कान है कि वो पीसीबी की बागडोर आज ऑफिशियली संभालेंगे, वो है मोहसिन नकवी साहब। अब देखते हैं कि क्या ये जो है मामला। हाँ जी, केयर टेकर सीएम पंजाब। हमारे साथ जो है वो माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी भट्टी साहब बताइए, वाकई इम्कानात सारे उसी तरफ निशाना क्या होने जा रहा है आज पीसीबी में? देखें, आप सुबह सुबह जमहूरियत की बात कर रहे हैं। जमहूरियत तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी है। अच्छा, लेकिन ये वो जमहूरियत नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए परसों पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ने हक़ रायदही इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की, आपको पता है कि 25 करोड़ अवाम की जो शहरक है वो तो क्रिकेट है। बिल्कुल। लेकिन क्रिकेट की किस्मत का फैसला आज 10 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स करेगा, लेकिन उसमें हैंड पिक चेयरमैन होता है। और आज तक जो पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री बताती है कि जो भी पीसीबी का चेयरमैन आया, गवर्नमेंट की आशीर्वाद से सिर्फ उसका नाम नॉमिनेट होता है, वो आता अनोपोज है। इलेक्शन आज तक बैलेट के जरिए इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन
मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट के हलकों में तो हमने उनका नाम पहली बार सुना है। माजी में नजम सेठी साहब भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद पीसीबी चेयरमैन बने। तो मैं आप ही लोगों के प्रोग्रामों में सुनता रहा पिछले हफ्ते 10 दिन में कि मोहसिन नकवी साहब के 1 साल पंजाब में मुकम्मल हो गए, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट आज जिस दोराहे पर खड़ी है और हमारी क्रिकेट को जिस तरह मुश्किल मसाइल का सामना है, तो मोहसिन नकवी अपनी जो कायदाना सलाहियतें हैं, अपनी इंतजामी सलाहियतें हैं, उससे इस क्रिकेट को मुश्किलात से निकालेंगे। क्योंकि क्रिकेट में एक चीज शिफा और उवैस बहुत जरूरी है कि जब तक हम इस खेल को टाइम नहीं देंगे, हम लॉन्ग टर्म फैसले नहीं करेंगे, हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। हमारे पास कोई, बल्कि दुनिया में भी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि ओवरनाइट किसी को हम लेकर आ जाए और पाकिस्तान क्रिकेट को खड़ा कर दे। तो यही है। तो मोहसिन नकवी साहब, मेरे ख्याल में 2 बजे मीटिंग है, 3 बजे के करीब मीडिया रिलीज जारी हो जाएगा कि वो अनअपोज 3 साल के लिए पीसीबी के चेयरमैन। अच्छा माजिद साहब, मुझे ये बताइए कि अब पीसीबी के चेयरमैन का जो काम होता है बुनियादी तौर पर, उसमें एक डिबेट है कि क्या वो क्रिकेटर होना चाहिए या वो नॉन क्रिकेटर भी हो सकता है, उसको एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए, क्रिकेटर होना शर्त नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो आप इस डिबेट में किस चीज़ को फेवर करते हैं? देखें, बेसिकली तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, इसमें क्रिकेटर का होना जरूरी नहीं है। रमीज राजा माजी में पाकिस्तान में फॉर्मर क्रिकेटर थे, वो चेयरमैन रहे। लेकिन आज अगर हम दुनिया के दूसरे टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज को देखें तो इंडिया एक ऐसी मिसाल है जहां पर रॉजर बिनी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, उनके अलावा सारे नॉन क्रिकेटर्स हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई क्रिकेटर क्रिकेट बोर्ड को चलाए। हाँ, उसमें फैसला साजी की सलाहियत तो वो फैसले नहीं जो 6 महीने में ज़का अशरफ साहब करके चले गए कि 160 सियासी अपॉइंटमेंट करके चले गए और 360 सियासी अपॉइंटमेंट्स करके चले गए। 160, जी हाँ, 160 और तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए जो रकम क्रिकेट पे खर्च होनी चाहिए थी वो तनख्वाहों पर खर्च हो रही है। तो आप अंदाजा लगाएं कि तो माजिद साहब ये कौन सी डोमेन्स में ये तकर्रियां हुई हैं, ये बता सकते हैं कुछ? देखें, उसमें अगर हम टॉप से लें तो जिस तरह मोहम्मद हफीज थे, उन्हें डायरेक्टर बनाया गया, 30 लाख रुपए चले, वो तो जरूरी था। वहाब रियाज, उनको 25 लाख रुपए मिले, वो चीफ सेलेक्टर बने। लेकिन लोअर लेवल पर बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स थे, कराची, लाहौर, मुल्तान और दूसरे जो पीसीबी के सेंटर्स थे, वहां पर इन्होंने जो तकर्रियां की, उनमें कहते हैं कि 30 लाख से लेके 50-60 हजार रुपए तक की जो मुलाजमतें थी, टोटल 160 लोगों को मोहसिन ज़का अशरफ साहब ने मुलाजमतें दी। तो ये मतलब पाकिस्तान क्रिकेट का आप हाल देखें, हम एशिया कप के सेमीफाइनल में न पहुंचे, हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके, हम ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हार गए, हम न्यूजीलैंड में 4-1 हार गए। उसकी बेसिक वजह ये कि हमारे यहाँ गवर्नेंस का बड़ा शदीद फुकदान है। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब का जो पहला टास्क होगा, पाकिस्तान टीम तो जाहिर है हमें और आपको सबसे इंटरेस्ट है, लेकिन ये जो गंद पीसीबी में साफ करना है, वो अगर वो साफ कर गए तो ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री उनको अच्छे अल्फाज में याद करेगी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब के लिए। अच्छा, ये तो चले मामलात हो गए चेयरमैन की तकर्री के हवाले से। 2 और मामलात भी हैं जिन पर मैं थोड़ी सी आपकी राय जानना चाह रहा था। एक तो सिंध प्रीमियर लीग हुई, सिंध प्रीमियर लीग कल ख़त्म हुई और मीरपुर ख़ास ने वो जीत ली। अब ये जो लीग्स के हवाले से जो बातचीत चल रही है, हमने बहुत सारे प्लेयर्स को, अपने 4 प्लेयर्स को इंटरनेशनल लीग्स खेलने की भी इजाज़त दी, एनओसी जारी किए, उससे उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक तरीके से सवाल उठना शुरू हो गए कि भाई ये जो खिलाड़ी हैं वो चूँकि लीग्स पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो उनकी अपनी क्रिकेट पर तवज्जो है नहीं। एक तो सिंध प्रीमियर लीग ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव और कारआमद साबित हुई है, और दूसरा ये मामला कि हमारे प्लेयर्स लीग्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। देखें, वैसा जो सिंध प्रीमियर लीग थी, मुझे तो सिंध का इसमें टैलेंट नजर नहीं आया। मैं तो, आपको पता है कि आप तो कराची छोड़कर अब कभी इस्लामाबाद और कभी लाहौर चले जाते हैं, हम तो अभी तक कराची में। तो मुझे तो इस लीग के अंदर सिंध का टैलेंट नजर नहीं आया। एक सियासी जमात ने अपने सियासी स्टंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया, इस लीग को। और कल फाइनल से पहले मैं आपको
इंतहाई जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि एक टीम ने सिर्फ इसलिए खेलने से इनकार कर दिया था, बायकॉट की धमकी दी थी कि उनको पैसे नहीं मिल सके थे। तो ये देखिए, ये बड़े सीरियस मामलात हैं। ये सिंध लीग के वही ऑर्गेनाइजर्स हैं जो माजी में कश्मीर प्रीमियर लीग करवाते रहे, और रमीज राजा के दौर में कश्मीर प्रीमियर लीग को फिर एनओसी नहीं दिया जा रहा था कि वहां पर माली मामलात जो थे वो गड़बड़ थे। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को इन मामलात में भी सीरियसली देखना चाहिए कि पाकिस्तान की बदनामी होती है। पीएसएल जो आज ब्रांड बना हुआ है, उसकी वजह यह है कि माली तौर पर पीसीबी ने उस लीग को इतना मुस्तहकम किया हुआ है कि दुनिया के हर प्लेयर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद पेमेंट करता है। यहाँ पर मामला गड़बड़ है। बल्कि फ्राइडे नाइट को मिसबाउल हक ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो खिलाड़ियों की अदायगी का मामला था उसका जिक्र किया। लेकिन जो इंटरनेशनल लीग्स की आपने बात की, इसमें बिल्कुल पीसीबी की पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि जो पीसीबी ने पॉलिसी बनाई हुई है कि पीएसएल के अलावा 2 लीग हमारे प्लेयर्स खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब लड़के जो है वो, आपको पता है कि वर्ल्ड कप और एशिया कप और फिर ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज में हमारी परफॉर्मेंस इसलिए खराब हुई कि पहले लड़के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे लड़ते रहे। उसके बाद फिर लीग्स के मामला पर एनओसी पे उनकी लंबी लंबी नशिस्तें होती रही, तो वो क्रिकेट से उनका फोकस हट गया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि जब इदारा कमजोर हो जाता है, इंडिविजुअल मजबूत हो जाते हैं, तो उसके बाद आप इदारों का हाल देख लेंगे। हमारे इदारे इंडिविजुअल स्ट्रांग हो गए। तो मोहसिन नकवी साहब के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उम्मीद है कि उनकी जितनी कायदाना सलाहियतें उन्होंने पंजाब में दिखाई, वो यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड में दिखाएंगे। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ये हॉट सीट है। मैं अक्सर कहता हूँ कि फिरोजपुर रोड जहाँ पर गद्दाफी स्टेडियम पीसीबी का हेडक्वार्टर है, वहाँ जो सियासत होती है वो शायद पाकिस्तान कोई भी नहीं होती होगी। बिल्कुल सही है। और सर फाइनली मैं सिर्फ आपसे कमेंट लेना चाहूँगा, एक और चैलेंज है जो पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम को इस वक्त दरपेश है। सेमीफाइनल में वो पहुंच गए हैं और सेमीफाइनल के बाद फाइनल। कैसे देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को? बड़ा अच्छा उन्होंने अनबीटन एक तरीके से ये टूर्नामेंट गुजारा है, और अनबीटन के बाद अब सिर्फ 2 मैचेस की दूरी पर फतह है इस वर्ल्ड कप की। वो था ना कि आप तो वैसे शायर हैं कि 2-4 हाथ जबकि लबेबाम रह गया। तो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से जुमेरात को सेमीफाइनल खेलना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की वाहिद टीम है जो अनबीटन है और कोई मैच नहीं आ रही। देखिए, हमारे पास टैलेंट है तो हम दुनिया की टीमों को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला क्या होता है, इस अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद जो माजी में भी 2-3 वर्ल्ड कप हुए, हमारे लड़के एकदम से सिस्टम से गायब हो जाते हैं। तो पीसीबी को इस तरफ भी देखना है कि इन लड़कों को आगे चलना पड़ेगा, जो अच्छे लड़के हैं, ताकि यही लड़के बाद में पाकिस्तान के जो करंट प्लेयर्स हैं उनकी जगह ले सके। तो हमारे पास फुल ऑफ टैलेंट है पाकिस्तान, लेकिन हमारे पास फैसला साजी में बेहतरी हम ला सके। मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच बनाया हुआ, मोहम्मद यूसुफ ने टीम पर काफी बेहतर काम किया। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसी तरह के अच्छे फैसले करते रहे, तो जिस तरह अंडर 19 टीम ने खबर दी है कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, इस साल जून में T20 वर्ल्ड कप होना है। अगले साल जो सबसे बड़ा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट को चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान ने 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है। तो उसके लिए हमें अपने ग्राउंड्स को भी अपग्रेड करना है और अपने सिस्टम को भी बेहतर करना है, और हमने आपस की लड़ाइयां खत्म करके अब क्रिकेट बोर्ड को एक प्रोफेशनल बुनियादों पर चलाना है, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट माजी में वर्ल्ड कप होस्ट कर चुका है, एशिया कप होस्ट कर चुका है। तो हमारा जो क्रिकेट में बड़ा नाम रहा है, एयर मार्शल नूर खान साहब जैसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास रह चुके हैं, तो उन जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत है। तो मोहसिन नकवी साहब आ तो जरूर रहे हैं, हमारी उनके लिए बेस्ट विशेज है, लेकिन उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एनालिस्ट। और अंडर 19 की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी, और फिर दूसरा जो सेमीफाइनल होना है वो है इंडिया और साउथ अफ्रीका का। तो हमारी तो दुआ ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो और फिर पाकिस्तान जीते। भाई इंजॉयमेंट हो जाएगी ज़बरदस्त किस्म की।
बड़ी बेहतरीन एंजॉयमेंट होगी ये जुमेरात को। आपने वोट भी डालना है और अंडर 19 का मैच भी देखना है। बिल्कुल, पहले वोट डालें और फिर मैच देखें। और अभी फिलहाल आप हमारी गुफ्तगू सुने। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से ज़रा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर तबसरे में कहा है कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का खतरा ख़त्म हो गया है। सरमायाकार जो आलमी मालियाती फ़ंड है IMF, उससे फंडिंग के मुआहदे के लिए एक नए लीडर का इंतज़ार कर रहे हैं। और अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम मार्च में ख़त्म हो रहा है। जनवरी में डॉलर बॉन्ड्स जो हैं वो 9% वापस आए। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने सरमायाकारों को तकरीबन 100% मुनाफा वापस किया और बेहतर कारकर्दगी से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग में बताई गई है। और हमारे साथ पाकिस्तान की अब जो इकनॉमिक सूरत हाल है और गवर्नमेंट बनने के बाद जो भी सरकार आएगी वो किस तरह से क्या चीज़ें ऐसी करे कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसमें बेहतरी आए, इस पर हम बात करेंगे। खाकान नजीब साहब हमारे साथ होंगे जो कि माहिर मुआशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। सलाम जी। जी अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है इसमें जो मुआशी सूरत हाल के हवाले से कहा गया है, आप इससे मुत्तफिक हैं और आपको लगता है कि आने वाले साल में हम बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, पाकिस्तान में एक ट्रांजिशन 8 फरवरी को होनी है जिसमें हमने एक केयर टेकर सेटअप से एक पॉलिटिकल सेटअप में जाना है और होपफुली फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स जाना है। बट इसी के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ट्रांजिशन है। हम एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट में हैं IMF के साथ। इसकी वजह से आपको एक मैक्रो स्टेबिलिटी और आपको जो पाकिस्तान के बॉन्ड्स इंटरनेशनली हैं उन्होंने तकरीबन 100% राइज किया है। पाकिस्तान की एक पेमेंट अप्रैल में ड्यू है और अब पहले चूंकि एक डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी जब फंड का प्रोग्राम नहीं हुआ था, तो इस प्रोग्राम से अब आपने ग्रेजुएट करना है। ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है और इससे ग्रेजुएट करके आपने एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जाना है। जो ब्लूमबर्ग और जो समझदार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए ट्रांजिशन इज एसेंशियल। व्हाई इज इट एसेंशियल? बिकॉज इस वक्त जो इस साल के 22-23 अरब डॉलर हैं, अगले साल के 25 अरब डॉलर हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए, रोल ओवर्स इंश्योर करने के लिए, कमर्शियल फाइनेंसिंग इंश्योर करने के लिए, बायलैटरल फाइनेंसिंग इंश्योर करने के लिए, मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग इंश्योर करने के लिए आपने दुनिया को ये दिखाना है कि पाकिस्तान कंटिन्यूज टू बी ऑन अ गुड रिफॉर्म पाथ। IMF इज दैट डॉक्टर जो ये कहता है कि ये जो ICU का पेशेंट है, इट इज ऑन अ पाथ ऑफ सस्टेनेबल रिकवरी टू गो ऑन आउट ऑफ द ICU। इसलिए दुरुस्त है ये बात और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है। तो सर ये जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है इसको हम क्या बेल आउट कह सकते हैं? आप इसको ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान नीड्स येट अनदर काइंड ऑफ अ बेल आउट। ये गुफ्तगू भी दुरुस्त होगी आपकी, टू ट्रांजिशन फ्रॉम स्टैंड बाय टू एन एक्सटेंडेड फंड जो 3 साल के लिए होगी। देखिए, ये कोई मैं अच्छी गुफ्तगू नहीं कर रहा आपसे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप ICU के डॉक्टर के पास 24वीं दफा चले जाएं। IMF प्रोग्राम अगेन आपको एक स्टेबिलिटी देगा, सस्टेनेबिलिटी देगा, करंट अकाउंट आपका थोड़ा संभल जाएगा, फिजिकल संभल जाएगा, बट दैट स्टिल डजंट मीन कि आपकी इकोनॉमी के जो फंडामेंटल मसाइल हैं वो फिर भी वहीं रहेंगे। आपको उनको अगर अगले 3 साल में हल ना किया गया तो फिर भी 3 साल बाद आप मुझसे दोबारा यही गुफ्तगू कर रहे होंगे कि फिर खसारे बढ़ रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो खाकान साहब, एक और आर्टिकल भी मैं पढ़ रही थी, द टाइम्स में वो आया हुआ था और उसमें ये चीज़ लिखी थी कि इन 2000s पाकिस्तान, एक जो एवरेज पाकिस्तानी है वो अपने भारतीय काउंटर पार्ट से 50% रिचर था, यानी कि अमीर था, और अब आज की अगर हम बात करें तो वो उससे 25% गरीब है। इस चीज़ को कैसे रिवर्स किया जा सकता है? अगर एक आम पाकिस्तानी की जेब की हम खास तौर पर बात करें तो कैसे उस आम पाकिस्तानी को बाकी खित्ते के लोगों से जब हम कंपेयर करते हैं तो उनको अमीर बनाया जा सकता है और गुर्बत से निकाला जा सकता है? ये आपने बहुत ही अहम नुक्ता सामने रखा है, वो इसलिए कि पाकिस्तान में हम एक चीज भूल गए हैं कि जो आपका बेहतरीन दोस्त है चाइना, उसने लोगों को सतह गुर्बत से और जो इनकम है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है, उसको कैसे बढ़ाया है। इसका सिर्फ दुनिया में एक ही तरीका इजाद हुआ है कि आप ग्रोथ करें। ग्रोथ से मतलब है एक मैन्युफैक्चरिंग से दूसरी मैन्युफैक्चरिंग लगाएं।
आप एक्सपोर्ट करें उस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को और डॉलर कमाएं। आप अपने एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को और बेहतर करें ताकि आपकी यील्ड्स बढ़ें और लोगों को सस्ती चीजें मिलें। सो कहने का ये मकसद है कि जब तक आप ग्रोथ के फ्रेमवर्क में नहीं चले जाते, यही मैं कह रहा हूं कि आईएमएफ के बाद आपको जो साथ लाना है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि यू हैव टू हैव एन आईएमएफ प्लस स्टोरी इन द कंट्री, दैट इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। वो स्टोरी यही है जो आपने पूछी है कि पाकिस्तान का ग्रोथ फ्रेमवर्क क्या होगा, ये पाई कैसे बढ़ेगी, और ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ जो जॉब क्रिएट हो। बिल्कुल ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और हम ये देख रहे थे कि जी अब जो हमने अगले माली साल के दौरान पाकिस्तान ने 25 अरब डॉलर्स जो हैं वो बैरूनी कर्जाजात की मद में वापस करने हैं, तो वो किस तरीके से पाकिस्तान की जो आने वाली हुकूमत है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और ज़ाहिर है अगर आप इकनॉमिक फ्रंट पर काम नहीं कर पाएंगे तो फिर सारे फ्रंट बेकार हो जाएंगे, बाकी सारी बातें जो है वो एक तरफ। और इकनॉमिक रिफॉर्म्स या इकनॉमिक एजेंडा जो है किसी भी पार्टी को आप एनालाइज करें वोट डालने के लिए, तो आपको देखना यह है कि इस पार्टी का इकोनॉमिक एजेंडा क्या है और उसके पास इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए प्लान क्या है। बातें तो हम सब कर लेंगे, मैं भी कह दूंगा कि मैं आपको जो है वो लाखों करोड़ों में आप खेलेंगे, अरबों में खेलेंगे, लेकिन हाउ, दैट इज़ द क्वेश्चन। उसको एनालाइज कीजिए और फिर उसके बाद वोट डालिए। ब्रेक पे जाते हैं जी, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्या ख्याल है जी? अब ब्रेक पे चलते हैं। आपने इतनी जोक के एक जोक को हमने रोका हुआ था दरमियान में। जोक तो सुना दिया था उन्होंने, मैंने सुना दिया था जोक, लेकिन संजीदा गुफ्तगू आपने की कि लोगों को हजम करने के लिए खो गई हूं, इकोनॉमी में खो गए। हमारी इकोनॉमी को लग रहा है वो जोक समझ रही थी तो इसीलिए उसको जोक ना समझें, ये बहुत सीरियस मामला है। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दिस इज इलेक्शन मॉर्निंग्स। वेलकम बैक जी, दिस इज इलेक्शन मॉर्निंग्स। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस की, और इकोनॉमिक चैलेंजेस के हवाले से हमने ये कहा कि जी मंशूर देखें, तो मंशूर में ये देख लें कि भाई मंशूर में वो पार्टी क्या कह रही है, क्या चाह रही है, और उस मंशूर का जो है वो बुनियादी इकोनॉमिक एजेंडा क्या है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर था या जो उनकी जो टैग लाइन थी वो शुरू हुई थी रोटी कपड़ा मकान से, और रोटी कपड़ा मकान से होते हुए आज वो जो उनके एड्स वगैरह चलते हैं जो मैं देखता हूँ, तो आज वो बात करते हैं क्लीन एनर्जी की, आज वो बात करते हैं तनख्वाहें डबल करने की, आज वो बात करते हैं कि किस तरीके से नौजवानों को नौकरियाँ दी जाएगी। इस पर हमने सोचा कि बात की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शहरी साहिबा, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो यू कैन पिक योर फेवरेट एरिया और वहां से स्टार्ट करते हैं कि पहले तो जरा कैंपेन का पूछ लें, क्योंकि यानी 127 की कैंपेन इनकी चल रही है लाहौर की, और लाहौर में मौजूद हैं शहरी साहिबा, और बड़ा एक टफ शेड्यूल चल रहा है। जी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी। बस ये कल तो एक थोड़ी सी देर इसलिए हो गई, आपसे मिल भी नहीं सके और शो भी नहीं कर सके रिकॉर्ड, क्योंकि वो अटैक हुआ था हमारे कॉल सेंटर हब में। हाँ, तो दिवस काफी उन्होंने मतलब अपने गूंज लेकर इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, और रोज एक नया हमला होता है, तो यहाँ कशीदगी काफी है। लेकिन आप मंशूर की बात कर रहे थे, मैं समझती हूँ ये बहुत अहम बातें हैं, और आपके तवज्जुह से इसी बुनियाद पर लोग अपना हक, वोट का हक इस्तेमाल करते हैं और तय करते हैं, फैसला करते हैं कि उन्होंने किस पार्टी के लिए वोट करना है और किधर अपने मुल्क का और अपना मुस्तकबिल किससे मुंसलिक करना है और किस सोच का तयन करना है। तो मैं समझती हूँ नई सोच तो हमारी इस वक्त वैसे भी आपने देखा, हमारी सारी जितनी भी जलसे जुलूस और हमारी ब्रांडिंग है वो यही है कि अब आगे का सोचें। दो तीन बातें मोटी ये हैं कि देखिए, हम नहीं चाहते कि अब और गाली गलौज की सियासत हो मुल्क में और तनाजात बढ़े, क्योंकि स्पेस नहीं है। सिंपल सी बात है, वैसे भी वफादारी की तो खुद ही अपनी एक हुस्न होता है, लेकिन स्पेस नहीं है मुल्क में। इक्तिसादी जो स्पेस है वो बहुत कम है,
और ना इस वक्त अवाम को तकवीत है, ना ऊपर रियासत के पास वो वसाइल हैं जिससे एक लंबा चौड़ा रिलीफ का कोई सामने मंसूबा बन सके। इसलिए हमने क्रिएटिव काफी इस पर सोच अप्लाई की है। हमारे साथ 2-3 इकोनॉमिस्ट, जितने भी मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं कराची के, हमारे साथ काम कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान के हैं वो। एंड उन्होंने तो हमारे साथ यही फिर तय किया कि हमें क्रिएटिवली फाइनेंस करने पड़ेंगे रिलीफ मेजर्स, क्योंकि रिलीफ बहुत जरूरी है। इस तरह का देखिए बहरानी कैफियत तो हमने पहले भी देखी है और ये काफी आगे चला गया है। इक्तिसादी और माशी बहरान, अभी मैंने अखबार में देखा केयर टेकर्स बोरो मोर देन एनी, हाँ जी, रिकॉर्ड बोरोइंग। ये हाँ जी, बोरोइंग पर काम नहीं मुस्तकिल चल सकता। मैं समझती हूँ कि जी IMF प्रोग्राम में वापस सबको एक मंतिक के दायरे में जाना होगा। ये नहीं कि आज हमने साइन किया कल फाड़ के फेंक दिया तो शरायत और भी तंग और सख्त हो गई। ऐसा नहीं होता है। आपको प्रोग्राम में एक मतलब रैशनल और एक सीरियस एटीट्यूड से जाना होता है। दूसरा, आपको ये ऑर्गेनाइज करना होगा। बोरोइंग चल रही है, एक तो आपने टैक्सेशन बढ़ाना है। तो पीपल्स पार्टी ने, मैंने कहीं देखा कि पार्टीज ने मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज नहीं एड्रेस किए। बिल्कुल किए हैं जी। हमने कहा टैक्स कलेक्शन बहुत बड़ा इश्यू है। आई मीन अगर आप बोरोइंग पे तो नहीं रह सकते ना सारी जिंदगी, ये तो अनसस्टेनेबल है। इस लेवल की बोरोइंग तो खैर सारे ममालिक करते हैं, लेकिन इस लेवल की बोरोइंग आपके लिए अनसस्टेनेबल, एक ड्रैग बन गई इकोनॉमी पर, इन्फ्लेशन पर। तो अफराद ज़र एकदम तो नीचे नहीं आएगा। उसके लिए, उसको नीचे लाने के लिए और दूसरे प्रोग्राम शुरू करने के लिए रिलीफ जरूरी है। मगर टैक्सेशन जो है ये बिल्कुल इट्स द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जी। और FDR आप चाहे सर पे खड़े हो जाएं, जो हुकूमत है उन्होंने अपनी टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्सेशन की जो उनकी सलाहियतें हैं उसको बढ़ाना होगा। बिल्कुल नहीं, उसको नहीं बढ़ा पाए मेरे भाई। तो हमने बढ़ाना होगा जी। नहीं होगा, हम कह रहे हैं कि देखो आप ऐसा करें कि आप, क्योंकि आप जरा बजट खोल के देख लें, आप कोई डॉक्यूमेंट देखें हर 3-4 साल से, आप देखें कि सूबे जो हैं वो सरप्लस देते हैं टैक्स कलेक्शन का। तो आप सारे भी जो बचे कुछ टैक्सेस हैं, सर्विसेज, गुड, सब कुछ आप सूबों को दे दें और वो आपको और सरप्लस देंगे। तो हम फिर आप शेख साहिबा सूबों को देने की बात कर रही हैं, उधर तो अगर नून लीग की गवर्नमेंट आ गई तो 18वीं तरमीम ही नजर नहीं आती कहीं कहीं। ऐसा लगता है कि उनको तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उससे इनलाफ करना चाहते हैं, कोई उन पर दबाव नहीं था, कुछ नहीं था। और अगर वो तारीख से मुंह मोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान की एक बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग तारीख रही है और पेनफुल तारीख रही है। आई मीन कम से कम हम जैसों के लिए, जिन्होंने सुकूत मतलब पाकिस्तान देखा, फॉलो ऑफ ढाका में सुकूत ढाका देखा, सब कुछ देखा, तो ये सूबे थे ना, मतलब ऑटोनॉमी, कई मसले थे ना, अपने आप को सूबा कहे या जो भी। जब आपकी इकाइयां, जब आपके बड़े बड़े हिस्से समझते हैं कि उनकी बराबर आवाज नहीं है और एक सूबा सब कुछ सब पर हावी होता है, जो वैसे भी एक इम्प्रेशन है कि आप पंजाब जीत लें और बाकी आपको किसी ये तो फैक्ट है। बिल्कुल जी। तो ये तो है ना, एक मसला है। कोई पाकिस्तान होमोजेनस नहीं है, एक जैसी हमारी एथनिसिटीज नहीं है, हमारी जबानें सब। तो ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एक तो अच्छी बात है, इसको सेलिब्रेट करने के बजाय हम इसमें और दरारें तो ना डालें। और 18वीं तरमीम एक वो तरीका था कंसेंसस वाला आइन लाने का, शहीद भुट्टो का, जिस पर सब लोग मुत्तफिक थे कि यही एक रास्ता है इस वफाक को चलाने का और स्टेबल रखने का, ताकि सब अपनी अपनी शराकतदारी में फील करें कि उनको एक उनका स्टेक है, उनकी शराकतदारी है कौमी धारे में ना। बिल्कुल। अच्छा, ये एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस इलेक्शन के हवाले से ये बात कही जाती है कि ये जवानों का इलेक्शन है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी 60% आबादी जवानों की है, उसमें जो वोटर्स हैं उसकी भी एक बड़ी तादाद है यंगस्टर्स की। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए आपके पास क्या ऐसी चीज़ है कि जिससे आप कहें कि ये हम आकर नौजवानों के लिए करेंगे मंशूर में, ऐसा क्या है? जी, बहुत आपने अहम सवाल पूछा और मैं समझती हूँ बिल्कुल यही अगला चैप्टर है पाकिस्तान के लिए, जिसे हम सब इग्नोर करते रहे एक हद तक ना, क्योंकि अब और ये कोई नया मतलब डेमोग्राफिक नहीं है, लेकिन अब बढ़ता चला जा रहा है। 65-70 मतलब 70% तक हो रहे होंगे
30 साल की उम्र से नीचे, ठीक है, और 18 से नीचे तो 40-45 ऐसा कुछ होगा। तो अब 18 से ऊपर जो अभी वोट देने के बिल्कुल अहल हुए हैं, राइट, तो इन सबको भी और वोटिंग सिर्फ उससे कता नजर, ये भी एक मसला है कि लोगों को एक यूथ हमारी, मुझे सेंस है और जो हम देखते हैं कि दे फील के वो डिस्कनेक्टेड हैं रियासती अमूर से और जिस तरह पाकिस्तान चलता है और उसकी गवर्नेंस से, और उनको रास्ता नहीं नजर आता। एक तो अपनी रोजगार का, पहले वो पढ़ाई करें मुश्किल से और फिर रोजगार का उनको रास्ता नहीं मिलता, और जाहिर है पहली तरजीह तो इंसान की अपनी रोटी और अपना कपड़ा और अपना मकान ही होता है जी। तो ये इसके लिए इसको पहले अपना पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली को संभालने के लिए और अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए मतलब एज अ सिटीजन ऑफ सोसाइटी, तो इनको यूथ कार्ड हमने बनाया है और एक सिस्टम बनाने की सोच है कि जी जिसमें जब निकले कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के डिग्री याफ्ता जो नौजवान है बहुत है हमारे मुल्क में, उनकी डिग्रीज भी ऐसी होती हैं कि उनको अक्सर वर्टिकल मोबिलिटी नहीं मिलती, उनको जॉब्स नहीं मिल पाते। तो ऐसे सेंटर्स बनाए जहां उनको इवन सीवी नहीं उनको बनाना आता, तो उनकी फैसिलिटेशन हो, जिसे कहते हैं ना काउंसलिंग हो, जो बहुत सारे ममालिक। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी गुज़िश्ता कुछ दिनों में कि जो यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजेस के पास आउट्स का रेशो है वो इंटीरियर सिंध में 80% है और कराची में 25% है। ये आपने देखा? ऐसा कैसे हो सकता है? बस वो भर्ती, मसल मैं अभी हाल ही में सक्खर IBA गई थी, शायद आपको भी हमेशा साथ जाना चाहिए, आपको ले जाएं। इतना जबरदस्त कैंपस, इतनी वहाँ रेल मतलब स्टूडेंट्स की एक्टिविटी रोबस्ट किस्म की, और लोग सवाल पूछ रहे हैं, आइडियाज जनरेट हो रहे। किसी को पता नहीं था कि IBA इतना बड़ा सक्खर में है, और वहाँ के फिर स्टूडेंट्स, आप सोचें, मैंने सोचा उनकी लाइब्रेरी में बैठकर कि ये स्टूडेंट्स जाएंगे कहाँ, ठीक है ना, उनको तो वहाँ IBA में फिर भी ऐसा कैंपस है कि उनको थोड़ी काउंसलिंग मिल जाती है और रास्ते भी उनको मिल जाते हैं। लेकिन बाहर दूसरे जो कैंपस हैं, सिंध यूनिवर्सिटी है, मेरे तो वालिद सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं 2 दफा, जब शुरू हुई थी। तो मुझे याद है कि कितना कम एजुकेशनल वसीला होता था, और अब कितने हो गए, प्राइवेट भी इतने हैं जी कॉलेजेस एंड ऑल। तो ये कहाँ से फिर कहाँ जाएं? फिर ये सेंटर्स होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट में जहाँ उनको इंटरनेट और CV लिखना, कनेक्शंस, मतलब जॉब लिस्ट बने, जॉब सेंटर जिस तरह UK का होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग मिले जी, और जो क्वालिफाई हो उनको 1 साल के लिए सपोर्ट भी किया जाए जी। और फाइनली मैं एक और चीज़ जो ख़वातीन की, चूँकि बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी और हमेशा रिप्रेजेंट करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, की बात भी करती है, उनके लिए मंशूर में ऐसी क्या चीज़ है जो कि प्रेजेंट की जाएगी? देखिए ख़वातीन, मैं हमारे लिए, हमारी सोच में तो सोसाइटी का और मुल्क का एक कलीदी हिस्सा है। ना आप मईशत चला सकते हैं ख़वातीन के कंट्रीब्यूशन के बगैर, ना आप घर ना दफ्तर, ठीक है जी। तो जितना आप कौमी धारे में ला सकेंगे वो तो हम करते ही रहें, ठीक है, सियासी कौमी धारे में तो लाना है और बुनियादी हुकूक के हवाले से। लेकिन ख़वातीन आजकल के माशरे में बहुत सारे मतलब मजालिम का सामना भी कर रही हैं, बजाय इसके कि वो अपनी एक ऐसी दुनिया बनाए जहां वो as full human beings contribute करें, citizens of the state of the society बने, जहाँ सब कुछ वो अपनी भी सलाहियतें बरूए कार लाएं। वो तो पता नहीं किस स्ट्रगल में होती हैं। मतलब मैं समझती हूँ 60%, 70% ख़वातीन एक अपने निजी सिचुएशंस में स्ट्रगल में होती हैं, कभी घरों में, कभी विलेजेस, कभी कम्युनिटीज, अर्बन एरियाज में भी यही होता है, प्रेशर कि जी शादी कर लें, अपनी एजुकेशन छोड़ दें। ये सारे मसाइल हमारे सामने हैं। तो हमने हर सतह पे ख़वातीन को, तो हमारा मंशूर मेन स्ट्रीम है जी, जेंडर, अभी चैप्टर लिखा है जेंडर मेन स्ट्रीम, यानी कि हर जगह हर चैप्टर में ख़वातीन का अलग मेंशन, और मेंशन के अलावा ख्याल हो कि वो मसला एजुकेशन में किस तरह ड्रॉप आउट रेट ख़वातीन की, लड़कियों की सबसे ज्यादा है जी, किस लिए? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। अगर आप जरा नीचे देखें तो पता चलता है कि ज्यादा इशू ट्रांसपोर्टेशन है जी कम्युनिटीज में, कि जी 50-60-7 किलोमीटर दूर है
70 किलोमीटर दूर, स्कूल कैसे जाएंगी? तो उसमें ये भी लिखा है इतनी डिटेल में कि 30 किलोमीटर से आगे स्कूल नहीं होना चाहिए। इतनी एक्सेस होनी चाहिए हर कम्युनिटी को कि वो ट्रांसपोर्टेशन उनको मिले और लड़कियां वहां तक पहुंचे, जा सकें। ये बिल्कुल जी जी। एंड एक्सेस टू जाहिर है रसाई जो उनको मिलनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज, सेहत एक बहुत बुनियादी मतलब मैं समझती हूँ हक है, ये कोई प्रिविलेज नहीं है जी, और ये हक है। और ख्वातीन को वैसे भी रोका जाता है अपने जिस्म, अपने फैसले, अपने हेल्थ के हवाले से फैसले, मटर्निटी हो कुछ भी हो, जच्चा बच्चा, सारे जितने भी फैसले होते हैं के अक्सर और बेशतर उनसे उनसे ये हक ले लिया जाता है जी। शादियां भी कम उम्री में की जाती हैं तो वो बलूगत पे भी नहीं पहुंच पाती हैं, और उनको पूरे पूरे हाउस होल्ड चलाने, उनको मतलब सब कुछ करना होता है जी, माएँ बन जाती हैं, जबकि वो खुद उनके पढ़ने और खेलने के दिन होते हैं ना। तो Absolutely, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह जी उन तमाम चीज़ों पर फोकस किया जाएगा और किया जाना भी चाहिए जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। शेरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी, बिल्कुल पेनिंग कर रही हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए। और अब देखना ये है कि लाहौर अगर तो बिलावल साहब को जिता देता है तो ये फिर बहुत बड़ा अपसेट होगा और बड़े अरसे बाद पीपल्स पार्टी की एक जिसको कहते हैं वो गढ़ बन जाएगा पंजाब के बिल्कुल दिल में, लाहौर में। फिर उसके बाद देखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब लाहौर को, अपने हलके को, और लाहौर वाले उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और क्या देना लेना इनका चलेगा। लेकिन अब हमें जाना है एक वक्फे की तरफ। वक्फे की तरफ जाते हैं जी, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब हम दोबारा वापस आएंगे तो आपसे मजीद कुछ लोगों की मुलाकात करवाएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अब हम आपके सामने एक मरतबा फिर इलेक्शन मॉर्निंग्स लेकर हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात के हवाले से तो हमने बात कर ली, लेकिन इलेक्शंस में बहुत सारे ऐसे आज़ाद उम्मीदवारान भी होते हैं जो कि हिस्सा लेते हैं, और जब आप उनके प्रोफाइल्स देखते हैं तो वो वाकई यूनिक प्रोफाइल्स होते हैं। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं ऐसे जो कि इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उन्हीं में से एक नौजवान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमजा हारून इनका नाम है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, बड़े पढ़े लिखे ज़बरदस्त यंगस्टर, और वो क्या कर रहे हैं? वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं इस्लामाबाद से। उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हारून। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं हारून। थैंक यू फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन पाकिस्तान हमजा। और ये बताएं हमजा कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंडर दें हमारे नाजरीन के लिए कि हार्वर्ड में आपने कौन सी आपकी एजुकेशनल डिग्री थी, और उसके बाद ये फैसला कैसे हुआ, यहाँ तक आप कैसे पहुंचे कि भाई अब आपको इलेक्शन लड़ना है? जी बिल्कुल, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से मैंने मास्टर्स किया मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आई वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी फ्यू सेलेक्ट पाकिस्तानीज जिसको अपॉर्चुनिटी मिली कमेंसमेंट स्पीच हार्वर्ड कैनेडी स्कूल की देने की। मेरा ख्याल है 2-3 पाकिस्तानी जिनको ये ऑनर मिला, मैंने वो भी किया। और जो सियासत है वो तो बचपन से हमें यही बताया जाता है कि जी आप सियासत नहीं कर सकते, आप लीडर नहीं बन सकते, और ये एक मखसूस तबके के लिए रख दिया गया है। तो मैं तो इस सोच के बड़ा खिलाफ हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि हमारे घर में आग लगी हुई है और हम बार बार उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं जिन्होंने आग लगाई है कि हाँ जी आज ट्राई कर लें आप फिर एक दफा बुझाने की। तो मैं तो इसलिए निकला हूँ ताकि नौजवान इंस्पायर हो, निकले और कहे कि जी हमने अभी कानून के जरिए निजाम बदलना है और अपना मुस्तकबिल बेहतर। तो आपके खानदान में इससे पहले कोई था सियासत में, या ये आपने पहली मर्तबा ये हरकत करने की जसारत की है? और दूसरा ये कि पैसा बड़ा खर्च होता है भाई, क्या कर रहे हो, कितना कमा लिया और कितना लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की। पहले सवाल का जवाब ये, मेरे खानदान में कोई भी सियासी नहीं है, बल्कि वो तो हैरान है कि मैं क्यों ये हरकत कर रहा हूँ। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जी बिल्कुल ये एक टैक्टिक है इस सोसाइटी का कि यूथ को मार्जिनलाइज कर दे। यूथ को इन्होंने पहले मार्जिनलाइज किया क्योंकि कहते थे आप नारे लगाओ और आप जाके वोट डाल दो, उसके बाद हमने आपसे कोई बात नहीं करनी, पॉलिसी में आपका कोई इनपुट नहीं, कानून साजी में आपका कोई इनपुट नहीं है। फिर ये क्या करते हैं, पार्टी में यूथ को ऊपर नहीं आने देते। यहाँ पे पार्टीज ऐसी हैं जिनके वही लोग हैं 2002 से 2024 तक। इलेक्शंस में तो ना बंदा सोचता है यार मैं कहाँ से पैसे लाऊं, क्या करूं। मैंने तो जी जो मेरी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो लगाई हैं इस पे, और मैंने बहुत ही सस्ता कैंपेन किया और माशाल्लाह
सही है। तो कैंपेनिंग, इनकी बातें सुन के तो अच्छा, वो तो मुझे सपोर्ट मिल रहा है। अब जो कैंपेनिंग आप कर रहे हैं उस पे अगर हम आ जाएं आपके हलके पे, तो अपने हलके की भी थोड़ी सी डेमोग्राफिक्स बता दें कि कौन कौन किस किस जमात से वहां पर लड़ रहा है, और उनका मुकाबला करने के लिए आप उनको क्या नारे या कौन से वादे जो हैं वो आवाम को दे रहे हैं। भाई मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट को छोड़कर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले को क्यों वोट दूं भाई, ये भी तो बताए ना। बिल्कुल 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 नहीं, मेरे खिलाफ जो है ये बड़ी सियासी जमातें ही हैं और इनके वही पेशावर सियासतबाज लोग हैं जो 2002 से लड़ते आ रहे हैं। तो मेरे लिए तो एक बड़ा मजे का टाइम होता है जब भी मैं जाता हूँ लोगों से मिले, तो पहले तो हैरान होते हैं कि यार, वो खुश भी होते हैं कि यार शुक्र है कोई नया चेहरा आया इस्लामाबाद में जो कोई कानून साजी की बात करे। जी मेरा मंशूर बड़ा सिंपल है वैस भाई, वो ये है कि इस्लामाबाद अब नौजवान चलाएगा, अफसरशाही नहीं। हम जमहूरियत की बात करते हैं, हमारे शहरों में जमहूरियत नहीं है, हमारे इस्लामाबाद कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, तो आप किस चीज की एक्सपेक्टेशंस करें। दूसरी बात मैं ये करता हूँ कि एक ऐसी मीशत हो जो हर तबके के लिए काम करे, सिर्फ अमीर के लिए काम ना करे। और तीसरी बात हम ये करते हैं कि इस्लामाबाद में और पूरे पाकिस्तान में कानून साजी के थ्रू जान, माहौल और सेहत की हिफाजत हो हर पाकिस्तानी के लिए। तो ये हमारा मंशूर है। आप मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे वो क्लास में एक होता है ना जिसके पास सारे असाइनमेंट लेके पहुंच जाते हैं कि भाई हमारा भी लिख दो, हमारे लिए भी लिख दो, हमारे लिए भी बना दो। तो आपने जब ये कह दिया है कि मैं कानून साजी भी करूंगा और हम नौजवान के तौर पर पॉलिसी जो है वो बनाएंगे, तो सारे बिल आपकी तरफ आने हैं कि सर ये ड्राफ्ट कर दें, इसको हमने मंजूर कराना है। अल्लाह करे जी कानून साजी से निजाम बदले। हमारा तो एमएनए जाके यूनियन काउंसिलर बन जाता है। यहाँ पे जो भी एमएनए इलेक्ट होता है वो जाके सीवरेज लाइन ठीक कराने में लग जाता है, सड़कें बनाने में लग जाता है, वो भूल जाता है कि ऐवान में जा किस लिए रहा है। तो बिल्कुल अल्लाह करे मैं मौका मिले मुझे कानून बनाने अच्छा, अब आप चूंकि आजाद उम्मीदवार हैं, तो आजाद उम्मीदवार फिर पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो फिर क्या करेंगे? पार्टी ज्वाइन कर लेंगे आगे जाके असेंबली में जब आप पहुंचेंगे, तो कौन सी करेंगे? जी मैं अपने जितने भी हमारी कोऑर्डिनेटर मीटिंग्स होती हैं जिनसे भी मिलता हूं उनको बोलता हूं कि जी देखिए ये हमारा मंशूर था, इस मंशूर पे आपने मुझे इलेक्ट किया, ये हमारा विजन था, ये हमारा नजरिया था। जो भी पार्टी इस नजरिए पे उतरेगी मैं आपको बताऊंगा और आप मुझे बताएंगे कि मैंने किधर जाना है, क्योंकि मैंने ये चेंज किया नैरेटिव कि मैं आपका नुमाइंदा हूं, मैं खुद डिसाइड नहीं कर सकता। आई एम योर रिप्रेजेंटेटिव, यू टेल मी हाउ थिंग्स आर सपोज्ड टू बी एंड वेयर यू वांट देम टू गो। क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में republic being the key word, it basically means that the people and their elected representatives are supreme. They decide the fate of their cities and they decide the fate of their country. जी हमजा, क्विकली एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि हार्वर्ड से आपने पढ़ा है, अमेरिका का भी निज़ाम देखा है, ट्रंप के इलेक्शंस और ये सारी चीज़ें हमने भी बड़ी फॉलो की हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है वहाँ पर जो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में हो? रिप्रेजेंटेशन, लोकल लेवल की रिप्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और पाकिस्तान में और हमारे एरियाज में ये बहुत कमजोर है। इससे एक गैप क्रिएट हो गया है एंड एमएनए इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। वो तभी खत्म होगा जब आपकी लोकल गवर्नमेंट होगी, आपकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन होगी जो लोगों के मकामी मसाइलों के मकामी हल निकालेगी। हमारा कैंपेन इस पे बिलीव करता है कि हम जाके लोगों से ये नहीं कहते कि हमारी वाह करो, हम कहते हैं आप लीडर बन जाओ, क्योंकि मकामी मसाइलों के मकामी हल है जिनको मकामी लीडर ने करना है। तो इसलिए ये एक बड़ा गैप है जो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आए। जी ज़बरदस्त, इसी तरीके से जो है वो आप काम करते रहिए। आपका इंतखाबी निशान है दरवाज़ा, तो बस लोगों पर जाकर आप जिस तरीके से वोट मांग रहे हैं, आप देखते हैं कि जो वोटर है वो 8 फरवरी को अपने दरवाजे पर आने वाले किस शख्स की बात को सुनता और मानता है। बहुत शुक्रिया हमजा हारून हमारे साथ मौजूद थे, नौजवान उम्मीदवार। देखिए जी, तकरीरों से बात शुरू हुई थी, नौजवानों ने आपके सामने नौजवानों ने तकरीर की और आखिर में हमने नौजवान कैंडिडेट भी लिया आपके सामने, स्टार्ट भी लिया और एंड भी लिया। इसी तरीके से चलता रहेगा ये सिलसिला। जी शिफा, आखिर में आप कोई फिर मंशूर कोई बनाना चाहेंगे? देखिए, मैंने आज 2 अहम बातें बता दी हैं। एक तो मैं किसको वोट मैं किस बात पे अपने आप को जो है आवाम के आगे पेश करती, और दूसरा कि धांधली रुकवाने के तरीके कौन से हैं। सब हो गया। अब ये आपने फैसला करना है कि आपने अपना मुकद्दर बदलना है या सिर्फ दुआओं पे और इंशाल्लाह पे और माशाल्लाह पे ही गुजारा करना है आपने। वोट डालें और 8 फरवरी को ज़रूर अपने घर से बाहर निकलिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।